दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल निहाल क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो कक्षा 10 का जो साइंस होता है उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि आपतित किरणों के नियम कितने होते हैं दर्पण द्वारा। यहाँ पर हमें पढ़ना है किसके द्वारा, दर्पणों के द्वारा हमें पढ़ना है आपतित किरणों के नियम, दर्पणों द्वारा पढ़ना है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दर्पण द्वारा। आज की इस वीडियो में हम इसी पर जैसे चर्चा करेंगे कि दर्पण द्वारा आपतित किरणों के नियम कितने होते हैं और हम लोग किरण आरेख किस प्रकार बनाएंगे। यदि आप लोगों को ये अच्छी तरह से आएगा ना, तभी आप लोग न्यूमेरिकल में देता है कि किरण आरेख बनाए, तभी आप कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में हर बार 4 से 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो यदि आप लोगों को ये अच्छी तरह से आ रहा है, तभी आप न्यूमेरिकल में किरण आरेख को खींचकर दर्शा पाएंगे। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल में। तो आज का जो सेशन है ये बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो होता है आपतित किरणों के नियम 3 होते हैं। पहले हम लोग देख लें इसमें आपतित किरणों के नियम। आपतित किरणों के 3 नियम होते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा नियम, हम लोग फर्स्ट लॉ पहले पढ़ेंगे आपतित किरणों के नियम। जब जैसे कि देखिए पहला कि आपतित किरण क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को जैसे कि चित्र बनाकर दर्शा देता हूँ, इसके बाद समझाऊंगा। पहले देखिए यहाँ पर दर्पण बना लेंगे। दर्पण में आप कोई भी बना सकते हैं, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, दोनों में से। तो मैं अवतल दर्पण यहाँ पर बना रहा हूँ। आप लोगों की इच्छा, आप जो भी दर्पण बनाएंगे सही रहेगा। यहाँ पर अवतल दर्पण, यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण बन गया। अब हम यहाँ पर खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर एक मुख्य अक्ष को खींचेंगे। यहाँ पर हम दर्शाएंगे P यानी ध्रुव। ध्रुव को हम किससे दर्शाते हैं, P से, मुख्य अक्ष के ध्रुव को। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा फोकस। इसके बाद यहाँ पर हम दर्शा दे रहे हैं वक्रता केंद्र। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जो यह P से F के बीच की जो दूरी है ना, इतनी ही दूरी C के बीच भी दूरी रहनी चाहिए, यानी दोनों दूरियां आपस में बराबर होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे क्या, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण होती है, यह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब हम लोग इसका कोई नाम देते हैं एम। इसके बाद हम यहाँ पर A B D। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझिएगा। पहले देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर अवतल दर्पण को बना दिया है। मैंने अपनी स्वेच्छा से बनाया, आप चाहते हैं तो अपनी स्वेच्छा से उत्तल दर्पण को भी बना सकते हैं। मैं अगली वीडियो में लेंसों द्वारा आपतित किरणों के नियम बताऊंगा। अगली वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, उस वीडियो को भी। यहाँ पर सर्वप्रथम मैंने क्या किया, अवतल दर्पण बना दिया है। इसके बाद जो अवतल दर्पण में रहता है मैंने वो कर दिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर मुख्य अक्ष लिया है, मुख्य अक्ष। इसके बाद जो पोल होता है, वो देखिए पोल यानी ध्रुव किसे कहते हैं, जो परावर्तक गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसका परावर्तक तल है ना MN, इसके मध्य बिंदु को P से व्यक्त करते हैं। इसके बाद फोकस है, इसके बाद वक्रता केंद्र है। इसके बाद हम आपतित किरणों के नियम में फर्स्ट लॉ इस प्रकार परिभाषित करेंगे क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। देखिए एक बार और, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर चलने वाली ये प्रकाश AB है, यह दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपतित किरण AB है, लेकिन जो BD ये परावर्तित किरण है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है ना, वह देखिए
हमने क्या लिखा यहाँ पर, जो इसमें मैंने यहाँ पर चित्र बनाया वही मैंने यहाँ पर लिखूंगा, वही लिखूंगा कि मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो दर्पण से परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगी, वही मैंने लिख दिया है। चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है। देखिए मैंने यहाँ पर कोई अलग से नहीं लिखा है, मैंने जो यहाँ पर चित्र में ड्रॉ किया है वो मैंने वही लिखा है जो मैंने यहाँ पर इस चित्र में अवतल दर्पण में किया है। यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, यानी मुख्य अक्ष की समांतर, ये जो मुख्य अक्ष है इसकी समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ये है जो होती है, ये प्रकाश किरण, ये कोई दर्पण है, मान लीजिए कोई दर्पण है, इससे परावर्तन के बाद, परावर्तित होने के बाद क्या होती है कि यह मुख्य अक्ष के, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस से होकर गुजरती है। हम यही कहेंगे कि मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड लॉ पढ़ेंगे। सेकंड लॉ को अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार परिभाषित करेंगे। वैसे तो आपतित किरणों के नियम 4 होते हैं लेकिन मुख्यतः 3 होते हैं। अब हम लोग दूसरे पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम अवतल दर्पण को बना लेंगे। इसके बाद मुख्य अक्ष को भी हम बना लेंगे। यहीं पर जो जैसे था सब वही रहेगा, फोकस भी वही रहेगा, वक्रता केंद्र भी वही रहेगा। इसके बाद हम इसे मान ले ML हो गया। अब हम क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, जो वक्रता देखिए मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हम यही बोलेंगे, देखिए मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो यदि इस प्रकार का लगा है तो ये इधर परावर्तित हो रही है, यदि इस प्रकार का लगा है तो इधर आपतित हो रही है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैंने इस किरण को मान ले रहा हूँ AB, D वही मैं मान ले रहा हूँ जो इसके पहले मैंने माना था। तो आप लोग दूसरे नियम को इस प्रकार परिभाषित करेंगे, जैसे कि जो पहला था क्या कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस होकर गुजरती है। और दूसरा हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि जो मुख्य अक्ष के पर स्थित फोकस से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है ना वो दर्पण से परावर्तन के बाद कितना क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जो पहले का विपरीत हम बोलेंगे, पहले का विपरीत हमने पहले बोला था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेकिन इसमें क्या मुख्य फोकस होकर गुजरती है, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हम पहले का उल्टा दूसरा है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि उत्तर कि मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण समझिए आप लोग। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण। देखिए मैंने यहाँ पर मुख्य फोकस बना लिया।
मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण है उसका नाम है डीबी, यानी डीबी यह आपतित किरण है। मुख्य फोकस होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण यह है। इसके बाद ये जो होती है ना, यह यहाँ पर दर्पण है, इससे परावर्तन के बाद ये जो परावर्तन हो रहा है, फिर इसके बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा लॉ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दूसरा लॉ भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरे लॉ की ओर बढ़ते हैं। मैं यहीं पर यही मिटा दे रहा हूँ जो मेन है, बाकी चलिए पूरा मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए कि मैं किस तरह से बना रहा हूँ। यहाँ पर अवतल लिख लीजिएगा। इसके बाद जो तीसरा लॉ है ना, ये सबसे आसान है। पहले दूसरे से को देखिए, पहला का विपरीत दूसरा है, लेकिन तीसरा जो है सबसे हटके, सबसे आसान है। आप लोगों को 1 मिनट में दिमाग के अंदर घुसा दूंगा। देखिए पहले हम लोग यहाँ पर अवतल दर्पण बनाएंगे। मैंने यहाँ पर अवतल दर्पण बना लिया। इसके बाद इसके समांतर मुख्य अक्ष को घिस लेंगे। यहाँ पर ध्रुव पी को दर्शा देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो जैसे था पहले और दूसरे नियम में, वैसा ही तीसरे नियम में भी करेंगे। यहाँ पर को दर्शा देंगे, यहाँ पर सी को दर्शा देंगे। तीसरा नियम हमारा क्या है? सबसे आसान है। तीसरा नियम यह है कि जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है, वक्रता, थोड़ा सा इसे छोटा बना रहा हूँ क्योंकि मेरा दर्पण जो है वो छोटा बना है। देखिए आप लोग थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। देखिए अब हम तीसरे नियम में क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष की वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो यहाँ ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये दर्पण का ध्रुव। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अब देखिए वक्रता केंद्र, हम गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। दर्पण के वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से व्यक्त करती है और फोकस को स्मॉल कैपिटल एफ से और ध्रुव को कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष की वक्रता केंद्र से होकर जो गुजरने वाली प्रकाश किरण होती है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी जो मार्ग आई वही मार्ग वापस चल गए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही आप लोगों को बोलना है कि वक्रता केंद्र पर से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। हम वही यहाँ पर अच्छी तरह से लिख दे रहे हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, समझने का प्रयास कीजिए। मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी जो ये मुख्य अक्ष है इसके वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण ए बी है, आपतित किरण है, और परावर्तित किरण बी ए। होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है।
चलिए हम एक बार पुनः पहले से लेकर तीसरे लॉ को फिर से रिवाइज करते हैं। पहला यह था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है ना, वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा यह है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है ना, वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जो तीसरा लॉ हो वो यह है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अगले सेशन में मैं उत्तल दर्पण द्वारा आपतित किरणों के नियम को लेकर आऊंगा। ये दोनों वीडियो आप लोग देख लिए तो आप लोगों को न्यूमेरिकल में किरण आरेख खींचने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा और वस्तु की स्थिति को भी दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यही बेस है, यहीं पर न्यूमेरिकल बनते हैं। इसी बेस पर जब आपका बेस ही नहीं तैयार रहेगा तो आप लोग कक्षा 10 में करेंगे तो करेंगे क्या। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी